मनुष्य का इस धरती पर आना और चले जाना युगों से चलती एक सतत प्रक्रिया है। परंतु कुछ ऐसे भी देव पुरुष हुए हैं जो इस यात्रा को पूर्ण सार्थक करके जाते हैं और समाज में कुछ स्थायी परिवर्तन लाकर अपनी उपस्थिति को शताब्दियों तक बनाए रखते हैं। ऐसे ही एक युग पुरुष हुए चौधरी मित्रसेन आर्य जी। वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन जी ने पारंपरिक मूल्यों को न केवल जाना और समझा, वरन अपनी जीवन यात्रा मुझे अपनाकर समाज को यह संदेश भी दिया कि ये मूल्य ग्रंथों में रखने के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के कल्याण हेतु जीवन में उतारने के लिए हैं। उनकी इसी जीवन यात्रा और आदर्शों को संजोने और आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कृतज्ञ सिंधु परिवार ने मित्र स्तंभ निर्माण का संकल्प किया। और चौधरी मित्रसेन जी की आत्मा ने स्वयं ही से पूरा करवाकर समाज को समर्पित किया। मित्र स्तंभ के निर्माण में विभिन्न कला माध्यमों का प्रयोग किया गया है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और लेखन प्रमुख हैं। स्तंभ के गुंबद पर लहराता ओम का ध्वज धर्म की पताका सदैव सर्वोपरि रहने का संदेश देता है। सबसे ऊपरी तल पर चलें तो दर्शाया गया है कि कैसे प्रारंभ में ईश्वर ने जीव के लिए प्रकृति की रचना की और जीव केवल प्रकृति के भोग में ही ना डूबा रहे तो वेदों का ज्ञान भी दिया, जो आर्ष ज्ञान परंपरा द्वारा मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। कालांतर में राजा इक्ष्वाकु के शासन में वेद लिखित रूप में उपलब्ध हुए। वही राजा इक्ष्वाकु जिनके पिता राजा मनु भारत के प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति के प्रणेता माने गए। जिन्होंने मनुष्य को उसके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर 4 वर्णों में वर्गीकृत किया और मनुष्य यदि चाहे तो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप अपना वर्ण परिवर्तन कर सकता था। इस प्रकार राजा मनु ने उस समय के समाज को एक सुव्यवस्थित सभ्यता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया। बाद में इसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था भी कहा गया। समय का चक्र घूमा, युग बदला, कई राजा आए और अपना नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा गए, परंतु संपूर्ण पृथ्वी को अपने तेज और पराक्रम से जीतने वाले सम्राट भरत का नाम इतिहास में एक अलग छाप छोड़ता है। उन्हीं यशस्वी सम्राट के नाम पर उनकी जननी भारतवर्ष कहलाई। इसी भारत भूमि पर राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, राजा जनक, महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास जैसे असंख्य महापुरुष जन्मे, जो अपने संस्कारों और अर्जित तेज से विश्वविख्यात हुए, जिन्होंने समाज को भी सत्य और तप का मार्ग दिखाया।
परंतु काल के साथ मनुष्य के तप और तेज का ह्रास भी निश्चित है। समय के साथ मनुष्य की आयु घटती गई और लोभ, मद, मत्सर्य बढ़ता गया, जिससे समाज में धर्म की हानि हुई। परंतु जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वो नारायणी शक्ति अवश्य अवतरित होती है और युग युग में जन्म लेती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत के युद्ध के पश्चात यह भारत भूमि शासकों के व्यक्तिगत लोभ के कारण अनेक जनपदों में विभाजित हुई। राजनीतिक संघर्षों के कारण रक्त से लाल हो चुकी भूमि में ही अहिंसा, प्रेम और सद्भावना के अंकुर फूटे। सत्य का अनादि प्रवाह अनंत की ओर बढ़ रहा था। बढ़ रहे थे तथागत बुद्ध और महावीर। सम्राट अशोक के शासन में बुद्ध की शिक्षा भारत की सीमाएं लांघ गई। साथ ही बढ़ रही थी भारत के वैभव और संपन्नता की गाथाएं, जो कई लुटेरों के कानों तक भी पहुंची। केवल अहिंसा और सद्भावना की सोच कई विदेशी आक्रमणों का कारण बनी। पोरस से मिली हार के कारण अलेक्जेंडर के विश्व विजय के सपने का अंत तो हुआ, परंतु भारत भूमि पर विदेशी आक्रमणों की यह केवल शुरुआत थी।
अब चलते हैं उस भूमि की ओर, प्रारंभ में जिसे देव सेनाधिपति स्कंद ने बसाया था। कालांतर में कुरुक्षेत्र से पानीपत तक असंख्य युद्धों की साक्षी रही। माँ यमुना ने जिसे अपनी प्राण धारा से सींचा। वो वीरों की जननी, द्वापर में जहां स्वयं नारायण का आगमन हुआ। हरियाणा उत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य जो 3 दिशाओं से राजधानी दिल्ली की सीमाओं का निर्माण करता है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में राजस्थान से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के साथ यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। वैसे तो हरियाणा को एक राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को दिया गया, परंतु इसका इतिहास वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। इस भूमि पर कुरुक्षेत्र से पानीपत तक कई लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। साठ के दशक की हरित क्रांति के फलस्वरूप वर्तमान में खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश का प्रमुख राज्य है। राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय खेती और पशुपालन है। हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। आर्थिक रूप से भी हरियाणा दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है। कृषि और विनिर्माण उद्योग ने यहाँ 1970 के दशक से निरंतर वृद्धि प्राप्त की है। भारत में हरियाणा कार्स, बाइक्स और ट्रैक्टर्स के निर्माण में सर्वोपरि राज्य है। भारत के सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य से आते हैं। आर्थिक संपन्नता के बावजूद यहाँ का निवासी मिट्टी से जुड़ा जीवन जीना पसंद करता है। दूध से बनी चीजें यहाँ के लोगों को बड़ी पसंद है और पहनावा बिल्कुल सीधा और सरल। यहाँ के लोगों में न कोई ऊंच नीच का भेद है, न कोई जात पात का अंतर। 36 बिरादरी के लोग यहाँ साथ साथ रहते हैं और तीज त्योहार सब मिलकर मनाते हैं। बड़े से बड़े मुद्दे भी पंचायतों में ही सुलझा लिए जाते हैं और जिसे जो राजमहल का ज्यादा शौक हो उसके लिए अखाड़ा और भारतीय सेना के दरवाजे खुले हैं। बच्चे हों या बड़े, नसों में पहलवानी जहां खून बन के दौड़ती है। जिनके कदमों की आहट दुश्मनों के दिल दहलाती हो। पत्थर सी है मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय। रग रग में है लहर आग की, सर्वत्र जवानी पाती विजय। मानव रूप में रुद्र हैं।
इष्ट देव जिनके हनुमान, हिंद के वर्ण बांकुरे, मां भारती का अभिमान। जाट बलवान जय भगवान। हरियाणा की इस धरा पर जन्मे, इसी मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए चौधरी मित्रसेन आर्य जी माइनिंग, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में अपनी योग्यता का लोहा मनवाने वाले चौधरी मित्रसेन जी का बचपन हरियाणा के इस छोटे से गांव खांडाखेड़ी में बीता। बचपन में इन्हें गोवंश से बड़ा प्रेम था। बाद में गोपालन और गौ सेवा इनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। प्रतिदिन व्यायाम, योग और प्राणायाम का अभ्यास इन्हें शारीरिक ऊर्जा देता और वैदिक ग्रंथों का पठन जीवन में दिशा प्रदान करता। जब से होश संभाला, इनकी रुचि व्यवसाय में हुई तो वे नौकरी को नहीं बल्कि सीखने को ज्यादा महत्व देने लगे। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने मोटर मैकेनिक का काम सीखना शुरू किया और कुछ ही महीनों में एक कुशल मैकेनिक बन गए। सन 1949 में सोनीपत की एक साइकिल कंपनी में और उसके बाद रोहतक के एक बिजली घर में भी काम किया। प्रसन्नता से पुरुषार्थ और सीखने की ललक ही इनकी पहचान बनी। यही गुण सन 55 में इन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में काम आए। सन 57 में इन्होंने रोहतक में अपनी पहली वर्कशॉप लगाई। रोहतक से उड़ीसा, उड़ीसा से बिहार अपने व्यवसाय का विस्तार करते गए। माइनिंग जैसे नए क्षेत्रों में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया और संपूर्ण भारत को अपनी कर्मभूमि मानकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। अपने सिद्धांतों और लगन के बल पर वे सच्चे कर्मयोगी का जीवंत उदाहरण बन गए। उनका मानना था कि मनुष्य का बच्चा संसार में कोरा आता है, उसे यहाँ से सीखना है, अपनी माँ से, पिता से, विद्यालय से, सोसाइटी से। वो उसमें जितनी शिष्य भावना, शुभ संकल्प होगा, उतना ही उसका उन्नति और अति शीघ्र सीख जाएगा। वो सिखाने वाले भी उसे प्यार करेंगे। जो उसमें श्रद्धा समर्पण है तो पुरुषार्थ की शुभ संकल्प है, देख ले भाई इसको आगे बढ़ाओ तो बढ़ सकता है। पुरुषार्थ उसको कहते जो खुशी से, स्वेच्छा से पुरुषार्थ करता, हंसते हंसते। पुरुषार्थ वो भी है जो मजबूरी में करता है। वो मजबूरी में किया पुरुषार्थ दासता में आता है, पशुता में आता है, लोभ में, भय में किया वो। स्वेच्छा से, खुशी से पुरुषार्थ करने की जो हमारे को विचार दिया, संस्कार दिया, वो हमारे पिताजी ने या आर्य समाज ने दिया। देखो मैं गांव में था, मैंने गाय चराई, खेती बाड़ी किया और ये पुरुषार्थ करते करते ऐसा हो गया। तुम भी करके देखो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य छुपी हुई है जो तुमको जानकारी नहीं है उसकी। कोई भी करके देख ले, इस रास्ते को चल के देख ले, वो रास्ता सुख और आनंद का है। और उस रास्ते को हमने अच्छा प्रिय मान के हमने उस पर आचरण करने का प्रयास किया है। उसमें हमारा भी हित हुआ है और हमारे साथियों का भी। हमारे साथ रहने वाले को समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। चाहे मैं उड़ीसा के जंगलों में हूँ, चाहे मैं बिहार के जंगलों में हूँ, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड में हूँ, चाहे हरियाणा के गाँव में हूँ, मेरा जीने का तरीका वो बचपन से ये बन गया कि मुझे सबको मित्र की भावना से देखना है। पुरुषार्थ हमारे जीवन के संकल्पों को प्रतिध्वनित करता है, उन्हें कई गुना विस्तार देता है और इसी पुरुषार्थ के बल पर हम जीवन में देखे गए समस्त सपनों को साकार कर सकते हैं।
अतः पुरुषार्थ ही मानव का कर्म है, पुरुषार्थ ही मानव का धर्म।